हेलो एवरीवन, विद्युत स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपको हम डीसी जनरेटर के बारे में बताएंगे। देखिए, पहले यह जो आपका फिगर है, पहले तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम साइड में हो जा रहे हैं। चलिए, डीसी जनरेटर, यह आपका जो डायग्राम बनाया गया है डीसी जनरेटर का क्रॉस सेक्शन व्यू है। जैसे अगर एक जनरेटर है, अगर उसको काट दिया जाए, जो कटा हुआ पार्ट आपको दिखेगा सामने से, वही ये बनाया गया है। इसमें पहले डीसी जनरेटर, आपको पता है कि डीसी जनरेटर, देखिए डीसी जनरेटर डीसी सप्लाई पर वर्क करता है। जनरेटर का जो मेन वर्क है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दूसरा, डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद पहले तो हम आपको इसके पार्ट के बारे में बताएंगे कि किस पार्ट का क्या कार्य है तथा वह पार्ट किसका बना होता है। आई बोल्ट का कार्य है मोटर को लिफ्ट एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए लिफ्टिंग का कार्य करता है। और आई बोल्ट बना किसका होता है? आई बोल्ट कार्बन स्टील का बनाया जाता है। नेक्स्ट, डीसी जनरेटर की बाहरी भाग, डीसी जनरेटर का जो बाहरी भाग है उसको हम योक बोलते हैं। डीसी जनरेटर का बाहरी भाग, इसको एक योक बोला जाता है। योक को बॉडी, हिंदी में बॉडी बोलते हैं इसको। योक या फ्रेम, योक का कार्य क्या होता है? देखिए, पहला योक जो है जनरेटर के आंतरिक पार्ट मीन्स जैसे आपका पोल, इंटरपोल, फील्ड बाइंडिंग, इन सबको सुरक्षा प्रदान करता है। योक जनरेटर के आंतरिक पार्ट या इनर पार्ट को मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रदान करता है। दूसरा इसका कार्य है, ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर में यह आपका फ्लक्स है। इस पोल से जो आपका फ्लक्स, ये आपका मेन पोल है, इस मेन पोल से जो फ्लक्स निकल रहा है, जो कि हम रेड कलर में आपको डिनोट किए हैं, यह आपका फ्लक्स बाहर ना जाए, इसी जनरेटर के अंदर मूव करे, इसको बाहर जाने से रोकता है। तो आपके योक का दूसरा कार्य है कि फ्लक्स को बाहर जाने से रोकता है। इसके बाद योक का तीसरा कार्य है, यह फ्लक्स के लिए, जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसके लिए लो रिलेक्टेंस प्रदान करता है। योक मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए लो रिलेक्टेंस प्रदान करता है। इसके बाद ये आपका वर्क था। अब आपको हम बताने जा रहे हैं योक बनाया किसका जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मटेरियल से लेके। तो मटेरियल में फर्स्ट योक बनाया किसका जाता है? योक लार्ज साइज के मशीन के लिए योक आपका कास्ट स्टील और दूसरा रोल्ड
रोल्ड स्टील का बनाया जाता है। तो आपके डीसी जनरेटर यदि लार्ज साइज़ का है तो उसका योग कास्ट स्टील या रोल्ड स्टील का बनाया जाता है। तीसरा, अगर स्मॉल साइज़ का है, डीसी जनरेटर स्मॉल साइज़ का है तो उसका योग कास्ट आयरन का बनाया जाता है। लार्ज या मीडियम, योग डीसी जनरेटर का लार्ज साइज़ का या मीडियम साइज़ का अगर जनरेटर है तो उसका योग कास्ट स्टील या रोल्ड स्टील का बनाया जाता है। यदि स्मॉल साइज़ का आपका जनरेटर है तो उसका योग कास्ट आयरन का बनाया जाता है। और योग डीसी जनरेटर का स्थिर या इसको स्टेटर भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि योग किसके अंतर्गत आता है, रोटर या स्टेटर, तो योग आपका स्टेटर के अंतर्गत आता है। स्टेटर के अंतर्गत वे सब पार्ट आते हैं जो कि रोटेट नहीं करते हैं, अर्थात जितने भी स्थिर पार्ट जनरेटर में आपको मिलेंगे वो सभी पार्ट आपके स्टेटर होंगे। और जो भी पार्ट मूव करेगा, जैसे आपका कम्यूटेटर, ब्रश मूव नहीं करता है, कम्यूटेटर, आर्मेचर, कूलिंग फैन, ये सब आपके रोटेट करते हैं, अर्थात ये सब रोटर के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो आपका योग स्टेटर के अंतर्गत आता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है पोल कोर एंड पोल सूज। पोल कोर और पोल सूज, पोल कोर एंड पोल सूज। पोल कोर और पोल सूज भी स्टेटर पार्ट के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि पोल सूज और पोल कोर दोनों मूव नहीं करते हैं। तो इसका वर्क क्या है? पोल कोर और पोल सूज का वर्क देखिए। फर्स्ट, पोल कोर, इसी पर हम फील्ड बाइंडिंग, ये आपकी फील्ड बाइंडिंग है, ये सब आपकी फील्ड बाइंडिंग, पोल कोर पर ही हम फील्ड बाइंडिंग या इसको हम एक्साइटिंग बाइंडिंग कहते, उत्तेजित कुंडलन भी कहते हैं। तो फील्ड बाइंडिंग या एक्साइटिंग बाइंडिंग को हम किस पे स्थापित करते हैं? पोल कोर पर। नेक्स्ट, पोल सूज, डायग्राम में आपको दिखाया गया है। यह जो आपके सामने का पार्ट है यह आपका पोल सूज है। पोल सूज का कार्य क्या होता है? पहला इसका कार्य है पोल सूज का, ये जो बाइंडिंग की गई है इस बाइंडिंग को बाहर निकलने से रोकता है। पोल सूज फील्ड बाइंडिंग या एक्साइटिंग बाइंडिंग को बाहर निकलने से रोकता है। नेक्स्ट, जो आपकी पोल कोर है, जब ये आपका पोल सूज, इसके बाद पोल सूज का कार्य है जब आपकी फील्ड बाइंडिंग, जब हम इसमें डीसी सप्लाई देंगे तो डीसी सप्लाई देने के बाद इस पोल में फ्लक्स उत्पन्न होगा। वह फ्लक्स स्टेटर और रोटर, यह आपका पोल है और यह आपका आर्मेचर, तो इसके बीच एयर गैप है, अर्थात स्टेटर और रोटर के बीच जो एयर गैप है उस एयर गैप में फ्लक्स, ये आपका जो रेड कलर में दिखाया गया फ्लक्स, यह फ्लक्स एयर गैप में मूव करे यूनिफॉर्मली, एक समान रूप से आर्मेचर पर वितरित हो, इसीलिए हम पोल सूज का प्रयोग करते हैं। तो पोल सूज जो है फ्लक्स के लिए एक रास्ता प्रदान करता है। और नेक्स्ट इसका कार्य है पोल सूज
देख रहे हैं कि पोल सूज आपके पोल का एरिया बढ़ा दे रहा है। एक्चुअल में अगर आप पोल सूज ना लगाते तो आपका पोल इतना ही होता है, लेकिन पोल सूज लगाने से आपका एरिया बढ़ जा रहा है, जिसकी वजह से यह पोल सूज फ्लक्स के लिए लो रिलेक्टेंस प्रदान करता है। नेक्स्ट, अब पोल सूज और पोल कोर बनाए किसके जाते हैं? डीसी जनरेटर का पोल कोर और पोल सूज यह आपका कास्ट स्टील और इसका दूसरा मटेरियल है राट आयरन। तो डीसी जनरेटर का पोल कोर और पोल सूज कास्ट स्टील और राट आयरन का बनाया जाता है। फील्ड बाइंडिंग, क्षेत्रीय कुंडलन या इसको एक्साइटिंग बाइंडिंग या उत्तेजक कुंडलन। फील्ड बाइंडिंग को हम स्थापित किस पे किए हैं? पोल पर। तो फील्ड बाइंडिंग को कहाँ पे स्थापित किया जाता है? पोल पर। फील्ड बाइंडिंग स्टेटर के अंतर्गत आता है या रोटर के अंतर्गत? तो फील्ड बाइंडिंग आपका स्टेटर के अंतर्गत आता है, अर्थात क्योंकि फील्ड बाइंडिंग मूव नहीं करती है। नेक्स्ट, फील्ड बाइंडिंग, देखिए यह आपका जो जनरेटर है वो कितने पोल का है? आपका जनरेटर 4 पोल का है। यहाँ पे नॉर्थ, फिर साउथ, फिर नॉर्थ, फिर साउथ, अर्थात अब फील्ड बाइंडिंग जो आपकी कनेक्ट है, यह इस नॉर्थ पोल पर फील्ड बाइंडिंग, साउथ पोल पर फील्ड बाइंडिंग, नॉर्थ पोल पर फील्ड बाइंडिंग, साउथ पोल पर फील्ड बाइंडिंग। फील्ड बाइंडिंग का कनेक्शन एक दूसरे से सीरीज में है। तो फील्ड बाइंडिंग आपस में एक दूसरे से सीरीज कनेक्शन में जुड़ी है। सीरीज कनेक्शन में क्यों जोड़ा गया है? इसका मेन रीजन है सीरीज कनेक्शन में जोड़ने का, ताकि आपका जस्ट जो दूसरा पोल बने वह अपोजिट पोल बने। अपोजिट पोल बनाने के लिए हम फील्ड बाइंडिंग को एक दूसरे से सीरीज क्रम में जोड़ते हैं। नेक्स्ट, फील्ड बाइंडिंग बनाया किसका? अधिकांशतः मैक्सिमम जो है फील्ड बाइंडिंग कॉपर की यूज की जाती है। फील्ड बाइंडिंग अधिकांशतः कॉपर की यूज की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट, जब आप डिटेल इसके आगे आप पढ़ेंगे तो फील्ड बाइंडिंग से थोड़ा से हम आपको परिचय करा दे रहे हैं। फील्ड बाइंडिंग आगे जब आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया जाएगा डीसी जनरेटर का, तो उसमें बताया जाएगा फील्ड बाइंडिंग की थोड़ा सी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। देखिए, जब आपका सीरीज जनरेटर होगा तो उसकी फील्ड बाइंडिंग मोटे तार तथा कम टर्न की बनी होंगी। यह आपका सीरीज जनरेटर की बात है। सीरीज जनरेटर में फील्ड बाइंडिंग कैसी होगी? मोटे तार तथा इसके टर्नों की संख्या कम होगी। जब आप शंट जनरेटर पढ़ेंगे तो शंट जनरेटर में फील्ड बाइंडिंग, शंट जनरेटर में जो फील्ड बाइंडिंग आपकी होगी वह पतले तार तथा अधिक टर्न की होंगी। और अगर हम इसका टर्मिनल आपको बताएं तो सीरीज फील्ड बाइंडिंग का जो टर्मिनल होता है वह Y1 और Y2 से प्रदर्शित किया जाएगा। शंट जनरेटर में जो शंट फील्ड बाइंडिंग है, शंट फील्ड बाइंडिंग का टर्मिनल Z1 और Z2 से प्रदर्शित किया जाएगा।
और इसकी और डिटेल आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, जब हम क्लासिफिकेशन एक एक सिंगल सिंगल जनरेटर के बारे में बताएंगे। इसके बाद आपका आता है इंटरपोल। इंटरपोल 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 डायग्राम में दिखाया गया है। ये आपका है इंटरपोल, अर्थात मेन पोल, दो मेन पोलों के बीच में स्थापित किया जाता है इंटरपोल। देखिए साउथ नॉर्थ, इस साउथ और नॉर्थ इन दो पोलों के बीच में आपका क्या स्थापित है, इंटरपोल। नॉर्थ साउथ इनके बीच में भी आपको इंटरपोल। तो यहाँ पे आप मैटर आता है इंटरपोल। इंटरपोल का आपको लेक्चर अलग से मिलेगा डिटेल में पूरा, लेकिन यहाँ पे हम उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता दे रहे हैं। इंटरपोल का यूज क्यों किया जाता है, जैसे आप तो देख रहे हैं कि जनरेटर में मेन पोल से फील्ड बाइंडिंग आपकी लगाई गई है, यहाँ से फ्लक्स आपको मिल जा रहा है, लेकिन इंटरपोल लगाने का पर्पज़ क्या है। तो इंटरपोल लगाने का हमारा मेन पर्पज़ होता है, पहला आर्मेचर रिएक्शन। इंटरपोल के माध्यम से हम आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम कर पाते हैं, और इस आर्मेचर रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन हम इस इंटरपोल के माध्यम से रिड्यूस्ड कर पाते हैं, तो इंटरपोल के माध्यम से हम डीमैग्नेटाइज, इंटरपोल के माध्यम से डीमैग्नेटाइज का आर्मेचर रिएक्शन। देखिए आर्मेचर रिएक्शन दो प्रकार का होता है, एक आपका डीमैग्नेटाइज और एक आपका क्रॉस मैग्नेटाइज। तो हम इंटरपोल के माध्यम से डीमैग्नेटाइज के रिएक्शन को कम करते हैं। इसके नेक्स्ट बाद आपका और इंटरपोल भी आपका किसके अंतर्गत आएगा, यह भी आपके स्टेटर के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यह भी पार्ट आपका मूव नहीं करता है। नेक्स्ट इसको दिखाए, ये जो देख रहे हैं पोल फेस या पोल सूज, इंटरपोल के बारे में आपको अलग से एक वीडियो मिलेगा जिसमें इंटरपोल की बारे में पूरी डिटेल होगी। यह आपका है पोल सूज में जितने भी 4 पोल सूज हैं उसमें आपको कंपनसेटिंग बाइंडिंग पहले फर्स्ट कंपनसेटिंग बाइंडिंग इसको हम स्थापित कहाँ पे किए हैं, कंपनसेटिंग बाइंडिंग को पोल सूज में स्थापित किया जाता है। कंपनसेटिंग बाइंडिंग देखिए स्मॉल साइज़ का अगर जनरेटर है तो स्मॉल साइज़ के जनरेटर में हम कंपनसेटिंग बाइंडिंग का यूज नहीं करते हैं। बड़े साइज़ का अगर जनरेटर है तो उसमें हम कंपनसेटिंग बाइंडिंग का यूज करते हैं। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि आखिर कंपनसेटिंग बाइंडिंग हम यूज क्यों करते हैं, इसका क्या रीज़न है। तो कंपनसेटिंग बाइंडिंग यह भी आपके आर्मेचर रिएक्शन के कंपनसेटिंग बाइंडिंग भी आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करता है। अब आप मेन इसमें जो क्वेश्चन आपका बनता है, कंपनसेटिंग बाइंडिंग आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करता है तो सब जानते हैं, लेकिन इसका जो मेन क्लास है यह आपका है कि कंपनसेटिंग बाइंडिंग आर्मेचर रिएक्शन कौन से आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करता है, तो यह आपका क्रॉस मैग्नेटाइज। कंपनसेटिंग बाइंडिंग क्रॉस मैग्नेटाइज के प्रभाव को कम करता है। तो कंपनसेटिंग बाइंडिंग लगाया किस लिए जाता है, यह आपके आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए। और आर्मेचर रिएक्शन में कौन सा प्रभाव कम करता है, तो कंपनसेटिंग बाइंडिंग क्रॉस मैग्नेटाइज को कम करता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही चीज़ है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट
नेक्स्ट आपका है आर्मेचर। अब हम आते हैं रोटेटिंग पार्ट पे। अभी तक हमने जितना बताया वो सब आपके स्टेटर पार्ट थे, अब आपको रोटर पार्ट के बारे में बता रहे हैं। इसमें पहला आपका है आर्मेचर। तो आर्मेचर देखिए, यह जो आपका पूरा का पूरा पार्ट है, यह पूरा का पूरा पार्ट आपका आर्मेचर है। आर्मेचर में देखिए स्लॉट कटा हुआ है, ये सब आपके दिखाए गए हैं। आर्मेचर स्लॉट देखिए एरो से दिखाया गया है, ये सब आपके क्या हैं, आर्मेचर स्लॉट हैं। स्लॉट का मतलब खांचा, जिसमें कि हम बाइंडिंग को रखते हैं। एक आपको ऐसा जनरेटर मोटर मिलेगा जिसमें आपके उसके रोटर में कोई स्लॉट नहीं होता है, जिसको हम हिस्टेरेसिस मोटर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर्मेचर जो मिल रहा है रोटेटिंग पार्ट है, इसमें स्लॉट कटा हुआ है। और स्लॉट क्यों कटा है, क्यों काटा जाता है स्लॉट? बाइंडिंग को स्थापित करने के लिए। आर्मेचर बाइंडिंग को स्थापित करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्लॉट। और यह आप देख रहे हैं, ये सब आपकी क्या है, आर्मेचर बाइंडिंग। तो फर्स्ट आर्मेचर, इसका कार्य क्या है? देखिए, अगर यह डीसी जनरेटर में आर्मेचर की हम बात करेंगे तो डीसी जनरेटर में आर्मेचर से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होती है। डीसी जनरेटर से आर्मेचर में हमें क्या प्राप्त होती है? इसी के माध्यम से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। अगर हम डीसी मोटर की बात करेंगे तो हमें मिलेगा मैकेनिकल एनर्जी। तो चलिए यहाँ पे देखिए, आर्मेचर के स्लॉट में कंडक्टर रखा गया है। और कंडक्टर आपको पता है कि कॉपर से बनाया जाता है। अब आप आर्मेचर किसका बनाया जाता है? तो आर्मेचर को सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। आर्मेचर को सिलिकॉन स्टील की पतली पतली लैमिनेटेड पत्तियों से स्टैंपिंग करके बनाया जाता है। और इसका जो आकार होता है वह बेलनाकार है। जैसे आपकी ये पत्ती है, पतली पतली पत्तियां होंगी। इस पत्तियों का प्रयोग करके हम ये सब सारी पत्तियां आपकी लैमिनेटेड होंगी, अर्थात एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है। लैमिनेटेड करने का पर्पज़ है कि पत्तियां एक दूसरे से सेपरेट हों, ताकि ईडी करंट लॉस के प्रभाव को कम किया जाए। तो अब इसको हम क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ लैमिनेट करके पत्तियों को एक दूसरे के साथ स्टैंपिंग करके इसका बेलना आकार बना देते हैं। इस आर्मेचर को बेलना आकार में बना के, ये जो आप देख रहे हैं सॉफ्ट, इसी शाफ्ट पे स्थापित किया जाएगा। ठीक, शाफ्ट के साथ फिर आर्मेचर, बेलनाकार आर्मेचर को स्थापित करते हैं। तो आर्मेचर बनाया किसका जाएगा? सिलिकॉन स्टील। और सिलिकॉन स्टील में पत्तियां, पतली पतली पत्तियों को लैमिनेटेड करके बनाया जाएगा। और वह जो पतली पतली पत्तियां, उनकी साइज़ क्या है? तो उनका साइज़ है 0.3 mm से 0.5 mm तक। 0.3 mm से 0.5 mm तक। और नेक्स्ट, तो इसको पतली पतली पत्तियों के रूप में यूज कर लैमिनेटेड क्यों करते हैं? ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कम्यूटेटर। यह जो पार्ट आप देख रहे हैं, यह आपका है कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर किस पार्ट के अंतर्गत आता है? रोटर या स्टेटर? तो कम्यूटेटर भी आपके रोटर के अंतर्गत आता है। कम्यूटेटर को हिंदी में बोलते हैं दिक् परिवर्तक। दिक्
परिवर्तक। देखिए कम्यूटेटर आपका रोटेटिंग पार्ट है। कम्यूटेटर का कार्य क्या है? तो पहला तो कम्यूटेटर यह एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। कम्यूटेटर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब आपकी माइंड में आ रहा होगा कि पढ़ाया जा रहा है डीसी जनरेटर, एसी की बात कहाँ से आ गई? ये जो हमारा आर्मेचर है, आर्मेचर में जो वाइंडिंग स्थापित की गई है, इसमें जो हमारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल जो जनरेट होता है, वह आपका एसी फॉर्म में होता है। और उसी एसी को यह कम्यूटेटर डीसी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हमें सप्लाई कौन सी चाहिए? डीसी चाहिए, क्योंकि हमारा जनरेटर कौन सा है? डीसी जनरेटर। नेक्स्ट कम्यूटेटर बनाया, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कम्यूटेटर में है कि कम्यूटेटर बनाया किसका जाता है। तो कम्यूटेटर आपके हार्ड ड्रॉन कॉपर, कम्यूटेटर हार्ड ड्रॉन कॉपर का बनाया जाता है। और हार्ड ड्रॉन कॉपर के सेगमेंट का मतलब खंड, जैसे डायग्राम में आपको दिखाया गया एच कम्यूटेटर सेगमेंट, देखिए एरो से प्रदर्शित किया जाएगा। ये जो आपका ये पार्ट और ये पार्ट, यह आपका कम्यूटेटर सेगमेंट है। सेगमेंट का मतलब खंड में, ऐसा नहीं कि पूरा हार्ड ड्रॉन कॉपर का एक हम बेलनाकार लाए, यह आपको खंडों में लाना पड़ेगा, सेगमेंटों में, और सेगमेंट को जोड़ के फिर हम कम्यूटेटर को बनाएंगे। अर्थात कम्यूटेटर जो बनाया जाता है वह हार्ड ड्रॉन कॉपर के सेगमेंट से बनाया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आपका है कम्यूटेटर से जस्ट लगा हुआ है ब्रश। तो अगला आपका है नेक्स्ट ब्रश। ब्रश का कार्य क्या है? ब्रश, देखिए ब्रश का कार्य है, यह आपका कनेक्ट किसके साथ है? एक कम्यूटेटर के साथ ब्रश आपका कनेक्ट रहता है। और ब्रश आपका कौन सा पार्ट है? रोटेटिंग पार्ट है। ब्रश आपका रोटेटिंग पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रश मूव आपका नहीं करता है। तो ब्रश किसके अंतर्गत आएगा? तो ब्रश आपका स्टेटर के अंतर्गत आता है। ब्रश आपका एक स्थान पे फिक्स होता है और इसका कार्य है, देख रहे हैं, जस्ट कम्यूटेटर से आपकी करंट को कलेक्ट करेगा, सप्लाई को कलेक्ट करने के बाद बाहरी परिपथ में भेजना। तो कम्यूटेटर का कार्य है ब्रश का कार्य है कम्यूटेटर से सप्लाई लेके बाहरी परिपथ को भेजना। ठीक, और ब्रश आपका बनाया किसका जाता है? तो ब्रश जनरली जो हम ज़्यादा यूज करते हैं कार्बन, दूसरा कॉपर, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो कार्बन का ब्रश यूज़ किया जाता है। कॉपर का ब्रश हम कम यूज़ करते हैं क्योंकि कार्बन का रेजिस्टेंस हाई होता है, कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है। तो स्पार्किंग वगैरह इसमें आपकी कम होती है और इसमें स्पार्किंग ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इसके बाद सॉफ्ट, डायग्राम में आपको सॉफ्ट ये है, यही आपका सॉफ्ट है। सॉफ्ट पर ही आर्मेचर को स्थापित किया जाता है और सॉफ्ट किसके अंतर्गत आएगा? तो सॉफ्ट आपका रोटेटिंग पार्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट सॉफ्ट बनाया किसका जाता है? माइल्ड स्टील। सॉफ्ट आपका माइल्ड स्टील का बनाया जाता है और जिसकी मैकेनिकल ब्रेकिंग स्ट्रेंथ हाई होती है। सॉफ्ट
माइल्ड स्टील का बनाया जाता है और इसकी मैकेनिकल ब्रेकिंग स्ट्रेंथ हाई होती है। देखिए ब्रश से जुड़े थोड़ा से इसमें आपको आर्मेचर बाइंडिंग का आपको अलग एक वीडियो मिलेगा और उसमें ब्रश की कुछ प्रॉपर्टी बताई जाएगी। जैसे आर्मेचर बाइंडिंग जनरली आपकी दो प्रकार की होती है, एक आपकी लैप और एक आपकी वेव, जो कि लैप और वेव बाइंडिंग डीसी जनरेटर में प्रयोग की जाती है। तो ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अगला आपको टॉपिक मिलेगा।